का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश के संस्थापक का शासक है? यानी लोधी वंश की जो स्थापना की थी ना, वो किसने की थी? पहला ऑप्शन है दौलत खान लोधी ने, सिकंदर खान लोधी ने, इब्राहिम खान लोधी ने, या फिर बहलोल खान लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? इसका सही आंसर रहेगा बहलोल खान लोधी ने। बड़े ध्यान से समझना, लोधी वंश ये कब से कब तक है? 1451 से लेके ये था 1526। जैसे ही हमने 1526 पढ़ा ना, 1526 में हमारे को एक लड़ाई के बारे में याद आती है। कौन सी लड़ाई? यानी जो पानीपत का पहला युद्ध था ना, पानीपत का पहला युद्ध कब है? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? एक था इब्राहिम खान लोधी और एक था अपने पास बाबर। बाबर के बीच में, पानीपत हरियाणा के अंदर है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में क्या हुआ था? पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। इसके अंदर जो ये इब्राहिम लोधी है ना, ये क्या हो गए थे? हार गए थे। जैसे ही इब्राहिम लोधी हार गए तो तुरंत उसके प्रभाव से मुगल सल्तनत या मुगल काल की शुरुआत हो गई थी। शुरुआत किसने करी थी? बाबर ने करी थी। मुगल काल कब से शुरू हो गया था? 1526 से शुरू हो गया, जैसे ही इब्राहिम खान लोधी हार गए थे। क्वेश्चन क्या था? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल खान लोधी। खत्म कब हुआ लोधी वंश? पानीपत के पहले युद्ध में। मतलब 1526 में जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, तुरंत उसके बाद कौन सा? लोधी वंश खत्म हो गया था। और उसके बाद शुरुआत किसकी हो गई थी? मुगल सल्तनत या मुगल काल की। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, वेल्ड, डाउन्स, पंपास शब्द खालिस्तान से संबंधित है। यानी जो वेल्ड है, वेल्ड्स की बात करते हैं, डाउन्स की बात करते हैं, पंपास शब्द किससे संबंधित है? ये क्या घास के मैदान हैं, बादलों के प्रकार हैं, या फिर हम कह सकते हैं घाटियां हैं, या फिर वाणिज्यिक कृषि? बड़े ध्यान समझना, ये जो अपने पास घास के मैदानों के बारे में बात करते हैं, बड़े ध्यान समझना। जो वेल्ड जो वेल्ड है ना, एक चीज और रखना, जो घास के मैदान तो है ये, बड़े ध्यान से देखो, थोड़ा टेक्निकल याद करो इस चीज को। जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में मोस्टली कैसे लोग रहते हैं? ब्लैक लोग रहते हैं, काले लोग रहते हैं। यानी जब हम कोई वेल्डिंग करता है ना, तो वेल्डिंग करते करते उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो इस बात से हम जोड़ सकते हैं। तो क्या कहेंगे? वेल्ड। वेल्डिंग करने वाले लोग कैसे होते हैं? काले। और काले कहां पाए जाते हैं? अपने साउथ अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। हमने कहा होते हैं? ये साउथ अफ्रीका के अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद डाउन्स। डाउन्स वर्ड से एक वर्ड आया रहता है हमारे को, डाउन्स। बाउंस नहीं होती है। बाउंस कहां पे? जो अपना अमेरिका है ना, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब क्रिकेट का मैच चलता है ना, वहां पे बाउंस होती है गेंदें। जो बॉल होती है वहां पे क्या होती है? बाउंस होती है। और डाउन्स का संबंध किससे जोड़ लो? आप कनेक्ट कर सकते हो। डाउन्स को हम क्या बना सकते हैं? बाउंस बना सकते हैं। तो बाउंस कहां पे कह सकते हैं हम इनको? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। डाउन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो पंपास बचे, ये कहां पे? ये अपने बचे साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। उसके बाद देखो, हमने पंपास की बात कर ली, डाउन्स की बात कर ली, वेल्ड्स की बात कर ली। प्रेरी, जो प्रेरी होते हैं ना, प्रेरी, हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं ना, प्रेयर करते हैं ना, काश हम विदेश जाएं, अमेरिका जाएं। अमेरिका की बात करते हैं ना, अमेरिका के अंदर कौन से पाए जाते हैं? यूएसए के अंदर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। याद कर लेना इन चीजों को। और एक और वर्ड याद कर बताता हूं आपको, जो स्टेपी होते हैं ना, अपने कहां के बच्चे? अब स्टेपी। स्टेपी मिलते हैं हमारे को एशिया के अंदर। इसी को बना देता हूं, यानी स्टेपी होते हैं एशिया के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। थोड़ा कनेक्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की यहाँ पे, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? किसकी बात कर रखी है यहाँ पे? सही की बात कर रखी है। जलवायु क्रिया, जी बिल्कुल सही है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है। कौन सा? 13 नंबर पे, यानी जलवायु, क्लाइमेट एक्शंस की बात की यहाँ पे। इसकी बात की है क्लाइमेट एक्शन से। बट इसके बारे में देख लेते हैं, 5 के बारे में किसकी बात कही गई है जो गलत है? देखो, हमने सही बताना, सही हमने बता दिया, लेकिन अब इनको भी देख लेते हैं। 5 में क्या कहा? सस्टेनेबल गोल्स जो 5 नंबर पे है ना, उसके बारे में क्या कहा है? ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताता है। क्या बोलेंगे? जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताता है ये। उसके बाद हम बात करते 15 में क्या कहा गया है? लाइफ ऑन ए लैंड, लाइफ ऑन ए लैंड की बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अब अपने पास बचा 11 में क्या कहा गया है? सस्टेनेबल सिटीज के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। ये क्या होना चाहिए? साफ सुथरे होने चाहिए। यानी
11 नंबर पे कहा गया सस्टेनेबल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थे ना, ये अडॉप्ट किए गए थे किसके द्वारा? जो महासभा ना, महासभा किसकी? यूएन की, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कब हुई थी। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने क्या किया था? महासभा यानी जो जनरल असेंबली जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या किया था? एक रेजोल्यूशन पास किया था। उसमें कितने गोल्स की बात कर रखी है? इसमें 17 गोल्स की बात कर रखी है। जो कब से माना जाएगा, इनका जो टारगेट लिया गया है ना, वो कितने साल के लिए? 15 सालों का टारगेट लिया गया है। कब से शुरू हुए ये हो गए 2016 से लेके और 2023 तक है ये। याद रख लेना इस बात को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का क्वेश्चन नंबर 4। भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया? किसकी बात की है? वित्त विधेयक की बात करेंगे। दो वर्ड बताता हूं मैं यहां पे, देखो। जो ये वित्त विधेयक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश पढ़े ना इसकी, तो इसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। क्या बोलेंगे इसको? फाइनेंस विधेयक को बोलेंगे बिल, यानी फाइनेंस बिल बोलते हैं इसको। ये जो फाइनेंस बिल है ना, इसमें इसके लिए आर्टिकल है ना, वो 117 आर्टिकल है फाइनेंस बिल के बारे में। लेकिन यहां पे किसकी बात की? 117 तो आर्टिकल यहां पे है ही नहीं। लेकिन यहां पे इसके कहने का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें किसकी बात कही गई है? इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया है। वो आर्टिकल कौन सा है? 112 आर्टिकल बनाया गया है। क्या बोलेंगे? ये 112 आर्टिकल के बारे में बात कही गई है। सॉरी, 112 में तो अपने पास बजट है, पिछले क्लास में कराया था मैंने बजट। 112 के अंदर क्या है? जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन इसको हम बजट कह देते हैं। लेकिन बजट हमारे संविधान के अंदर कहीं भी नहीं दिखाया गया है। लेकिन अब देखते हैं हम, आर्टिकल अपने पास कौन सा है? 110। ये बताया गया है, देखो यहाँ पे तो वित्त विधेयक अपने पास, जिसको हम फाइनेंस बिल बोलते हैं। अगर हम 110 आर्टिकल की बात करते हैं ना, इसको बोलते हैं मनी बिल। क्या बोलेंगे? मनी बिल। मनी बिल कहा गया है। यहां पे लिखने में क्या हो गया? यहां पे धन विधेयक लिखा जाता, लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है? वित्त विधेयक लिखा, जो गलत है। यहां पे वित्त विधेयक की जगह पे धन विधेयक वर्ड आना चाहिए था, और धन विधेयक जैसे ही वर्ड आएगा तो उसके हिसाब से ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैंने करेक्ट कर दिया आंसर को। अगर वित्त विधेयक की बात करें तो आर्टिकल 117, अगर धन विधेयक की बात करते हैं तो 110, और जो हमने पढ़ा बजट 112 आर्टिकल के अंदर है। बजट हमारे संविधान के अंदर कहीं भी दिखाया नहीं गया। तो क्या कहा गया 112 आर्टिकल में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय जो लेखा जोखा ना अपना, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, जिसमें दलित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपीय सिखों, एंग्लो भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के प्रति अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए थे। वहां पे उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे अपने रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक अवार्ड की घोषणा करी थी, जिसके तहत क्या थे? इसमें दलितों को अलग से निर्वाचक मंडल, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या कहा गया था? मुस्लिमों को, यहां पे कह दिया इन्होंने, मुस्लिमों की बात करके बिल्कुल कर रखी है। मुस्लिमों को तो पहले से ही दे दिया था। इसका अलग निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है? जहां पे हिंदू है ना, हिंदू हिंदू को ही वोट करेगा और मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करेगा। हिंदू और मुस्लिम को तो 1909 में बांट दिया था इन्होंने। लेकिन फिर किसको? एक अलग से दलित वर्ग को भी अलग करने का काम किया था, यानी फूट डालो शासन करने की इनकी नीति हमेशा से रही थी। अब इन्होंने क्या किया? इस वर्ग से में यानी हिंदुओं में से भी किसको अलग कर दिया था? दलित वर्ग को अलग करने की कोशिश की। इसी कारण जो अपने पास ना एक समझौता हुआ था, उसमें क्या क्या था? महात्मा गांधी, जैसे इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी, तुरंत जो महात्मा गांधी, क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी यरवदा जेल के अंदर क्या आमरण अनशन पे बैठ गए थे। फिर उसके बाद 1932 में, बड़े ध्यान सुनना, 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। किस किस के बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। दोनों के बीच में पूना पैक्ट जिसको हम बोलते हैं। और इसकी जो मध्यस्थता करी थी दोनों के बीच में, वो करी थी मदन मोहन मालवीय ने। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक नोटों पर उपबंध अंकित करता है? जो भारतीय बैंक है ना, भारतीय बैंक को मतलब यहां पे क्या लेंगे हमें?
जो अपना आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट का बैंक जिसको हम बोलते हैं, बैंकों का बैंक जिसको कहा जाता है, क्या क्या कहता है वो? मैं विस्तार करने का वादा करता हूं। बिल्कुल नहीं ऐसा लिखा नोट के ऊपर। मैं बात करने का वादा करता हूं। किससे बात करने का वादा? ये तो बिल्कुल गलत है। मैं भारत की मुद्रा हूं, ये बात थोड़ा लिखी होती है नोट के ऊपर। मैं भुगतान करने का वादा करता हूं, ये बात लिखी गई है नोट के ऊपर। मैं भारत को मैं भुगतान करने का क्या करता हूं? वादा करता हूं। किस में लिखी गई? ये बात लिखी गई नोट के ऊपर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से संविधान सभा की कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? किसकी बात की? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये बात ध्यान रखना बस। क्वेश्चन के अंदर हम ये देखते हैं ना, सही है गलत है, नहीं है या फिर है। देखो, संघीय समिति, शक्तियों से संबंधित समिति। देखो, अगर संघीय की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे अपने कौन आ जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू की बात होती है। किसकी होती है? जवाहरलाल नेहरू की बात होती है जब हम संघीय शब्द की बात करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? ठीक हो गया। बाकी किसकी अध्यक्षता किसने करी थी? राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया के नियमों पर समिति, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, या फिर वित्त और कर्मचारी संबंधित समिति, तीनों की अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़े ध्यान से पढ़ना इसको। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भारत के दक्षिणी पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है। दक्षिणी पूर्व, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं ना, ये है अपना इंडिया। मान लेते हैं, मैप देखते हैं, ये इसका पूर्व साइड हो गया, ये इसका पश्चिम साइड हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका दक्षिण साइड हो गया। यहां पे मैं हल्के लिख देता हूं, ये यहां पे हिंद महासागर। नीचे अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बोल देते हैं। यहां पे है अपने पास अरब सागर, यहां पे है अपने पास हिमालय। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। क्या कहेंगे? ऊपर हिमालय है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अपने पास हिंद महासागर है, इसके बाद यहाँ पे अरब सागर है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा आपको। पहला ऑप्शन है भारत के दक्षिणी पूर्व में। दक्षिणी पूर्व ये रहा आपका दक्षिणी, और ये रहा पूर्व। क्या यहाँ पे आपका हिमालय है? नहीं जी, बिल्कुल गलत हो गया। क्या बताना हमारे को? सही बताना है। आगे देखो, भारत के उत्तर पश्चिमी में बंगाल की खाड़ी है। उत्तर पश्चिमी कहां पे? ये रहा जी इसका उत्तर साइड, और ये रहा जी इसका दक्षिणी साइड। क्या यहां पे आपको लगता है बंगाली खाड़ी है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, गलत। आगे देखो, भारत के दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ये रहा जी इसका दक्षिणी साइड, ये रहा इसका दक्षिणी साइड, और ये रहा इसका पश्चिमी साइड। तो हम क्या कह सकते हैं? ये आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। भारत के आखिरी ऑप्शन भी देख लो एक बार। भारत के उत्तर पूर्व, ये रहा जी उत्तर, और ये रहा पूर्व। क्या यहां पे आपको लगता है हिंद महासागर है? नहीं है, बिल्कुल भी। हिंद महासागर कहां पे है? बिल्कुल नीचे है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सही ऑप्शन क्या था इसका? सी आंसर सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से किस नेता ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य, जिसको ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको? ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन कहा जाता है, पेश कब किया था? सॉरी, किसने किया था ये? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, एस एन मुखर्जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? देखो, इसका जो सही आंसर रहेगा ना, ये रहेगा जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। देखो, एक डेट और देख लेते, 2 दिन पहले की, 11 तारीख को, 11 दिसंबर, यानी 11 दिसंबर 1940 को जो पहली मीटिंग हुई थी ना, पहली मीटिंग के, यानी पहली मीटिंग हम कहते हैं 9, 12 और 1940, 3 डेट है ये। एक तो 9 तारीख है, और एक 11 तारीख है, और एक है 13 तारीख। 13 तारीख को पता चल गया होगा आपका ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन मतलब प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव पास पेश हुआ था। अब देखते हैं हम कौन सी तारीख है? 11 तारीख। चलो 9 देख लेते पहले उससे। पहली मीटिंग थी ना, इसके जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले क्या बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। पहले अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी बने थे वो। क्या बने थे वो? अस्थायी। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद उन क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन 2 दिन के बाद मतलब 11 तारीख को, 11 तारीख को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इसके जो स्थायी सदस्य थे ना, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र
प्रसाद। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ। तीनों डेट याद रखना। 9 तारीख डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, 2 दिन के ठीक बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 तारीख ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के साथ राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी इनको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, सुना ना आपने ये शब्द एनसीआर। चलो एक क्वेश्चन बताओ, एनसीआर के अंदर कितने स्टेट आते हैं, कितने राज्य आते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दो आप। क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा का गठन किया गया था। देखो ये क्या, अपनी दिल्ली ये अपने पास यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है ना अपने, कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मैं बता देता हूं। फिर भी केंद्र शासित प्रदेश है अपने पास एट प्रेजेंट 8। सभी का जो प्रशासन चलता है ना केंद्र शासित प्रदेशों का, वो चलता है अंडर राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के अंडर चलता है, राष्ट्रपति के अंडर में होता है। अब एक बात और बताता हूं आपको, अपने पास 8 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली एक पांडुचेरी, दोनों केंद्र क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। क्या है, विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है, क्या बोलेंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है चुना हुआ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई, ये बात समझ लेना। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनके प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए अपने पास। तो 1991 के अंदर राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया था। तो कौन सा अधिनियम था, वो था 79, 67, 69 या फिर 56। इसका सही आंसर रहेगा 69, यानी 69वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या फिर अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिसमान। आपने सुना हो ना कभी कभी कि कोई चीज प्राइवेट कर दी, सरकार ने कोई चीज बेच दी, मतलब प्राइवेट हो गया। शब्द सुनने में मिलता है हमारे को, आज एयरपोर्ट बेच दिया, आज ये बेच दिया, आज वो बेच, सुनने को मिलता है हमारे को। इसका मतलब क्या होता है, देखो, क्या उसको अवमूल्यन बोलते हैं, क्या उसको पंजीकरण बोलते हैं, या फिर विनिवेश बोलते हैं, या फिर निजीकरण बोलते हैं। बड़े ध्यान समझना, पहला वर्ड समझो आप, अवमूलन। अवमूल्यन क्या होता है, देखो कोई भी स्टेट, मतलब स्टेट का मतलब यहां पे हम राज्य लेते हैं, राज्य का मतलब हम यहाँ पे देश को बोलते हैं। जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया। हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ा जाता है, न कि देश। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी देश यानी कोई भी राष्ट्र क्या करता है, अपनी जो मुद्रा होती है, जैसे अपने यहाँ पे रुपया है, जो अपनी मुद्रा होती है ना, उसका उसकी जो वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है, डाउन कर देता है। किसकी, अपनी करेंसी की जो वैल्यू को डाउन कर देता है। क्यों करता है उसकी वैल्यू को डाउन, ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़े, विदेशों से क्या लोग आए, पैसा खर्चें, इसलिए क्या करता है, ताकि व्यापार बढ़े। इसलिए क्या करते हैं वहां का वो राष्ट्र यानी वो देश क्या कर देता है, अपने पैसे की वैल्यू को डाउन कर देता है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। उसको बोलते हैं जी अवमूलन। लेकिन इसका अवमूलन तो नहीं है, यानी बिक्री का मतलब यहाँ पे बेचने से संबंधित है, अवमूलन का मतलब समझ में आएगा। अब यहाँ पे पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन होता है। विनिवेश इसका सही आंसर रहेगा। विनिवेश का मतलब हम इसको एक वर्ड और देखते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कोई भी, मान लेते हैं ए कंपनी हो गई, क्या बनेंगे, और ध्यान समझना, ए कंपनी हो गई, वहां पे गवर्नमेंट ने 100% क्या कर दिया, अब पैसा लगा दिया। क्या लगा दिया, 100% एक कंपनी में पैसा लगा दिया। अब वो क्या है, कंप्लीट किसकी है, सरकार की है, सरकार के अंडर में है। लेकिन कुछ टाइम के बाद होगा उसके समझ में आ गवर्नमेंट के, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो हमने ज्यादा कर रखा, लेकिन यहाँ से अर्निंग नहीं हो रही। तो क्या करती है, उसमें से कुछ 20%, 30%, जैसे अभी शायद LIC के निकाले थे पीछे ही, शेयर निकाले थे तो बेच दिया था ना, ऐसा सुनने को मिला था। लेकिन उस पॉइंट को समझना, अब मान लेते 100% लगा रखा है, उसका मन करा, यानी गवर्नमेंट का मन करता है भाई हम इसमें से 10% क्या करते हैं, इसके शेयर बेच देते हैं। क्या करते हैं, शेयर बेच दिया। तो इसका मतलब शेयर बेच दिया। अभी किसके पास है, ये 90% हैंडल, जो 90% जो होल्ड है ना वो गवर्नमेंट का ही है। फिर कभी मूड बना, फिर उसमें से 10 में से इसने क्या किया, 10 के साथ उसने 20 और बेच दिया, यानी 30% बेच दिया। यानी क्या कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पे, प्राइवेट पर्सन को लेके आ रही है, प्राइवेटों को लेके आ रही है यहाँ पे।
और वहां से क्या कर रही है, धीरे धीरे पैसा निकाल रही है। यहाँ पे यहाँ 100% पैसा लगाया था, यहाँ पे पहले 10% निकाला, फिर 20% निकाल दिया, 30% निकाल दिया, फिर कभी मूड बना फिर 10-20 दिया, कितना निकाल दिया, 40%। इसी को क्या बोलते हैं, विनिवेश। मतलब इंग्लिश में इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे 100% इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, लेकिन उस पैसे में 100% में से, यानी जो सारा का सारा हक था, सारा का सारा अपना राइट था, उसमें से पहले 10 निकाला, फिर 20 निकाला। अब यहाँ पे कौन आ गया, प्राइवेट मेंबर, सॉरी प्राइवेट क्या आ गए, बिजनेसमैन आ गए, प्राइवेट लोग आ गए। पहले 10 निकाला, फिर 20 निकाला, फिर 10 निकाला। अब गवर्नमेंट के पास कितना बचा, 60%। लेकिन अब उसमें प्राइवेट मेंबर कितने हैं, सॉरी प्राइवेट बिजनेस कितने हैं, लोग कितने हैं उसके अंदर, 40 हैं। 40 होल्ड प्राइवेट करते हैं और 60 अभी गवर्नमेंट का ही है। तो अब भी इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट है, ये भी अब भी गवर्नमेंट है। लेकिन जैसे ही 51 प्लस, क्या बोले मैंने, 51 प्लस हो जाएगा ना, अब ये चीज क्या हो जाएगी, टोटली प्राइवेट हो जाएगी। अगर 51% इसमें से गवर्नमेंट निकाल लेती है 100% में से, तो इसका मतलब वो चीज हो गई प्राइवेट। क्या बोलेंगे उसको, प्राइवेट बोलेंगे। और जैसे गवर्नमेंट धीरे धीरे उसमें से 10%, 20%, 30%, जितना भी निकाल ले, उसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर उसमें से कितना निकाल ले, उसमें से 50-60 निकाल ले, यानी उसमें से प्राइवेट मेंबर कितने आ जाए, 51% आ जाए, 50 + 1% आ जाए, तो अब होल्ड किसका होगा, प्राइवेट का होगा। उसी को क्या बोलते हैं, हमें प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, प्राइवेटाइजेशन समझ में आ गया, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। कब बोलेंगे उसका निजीकरण, कब हो जाएगा, जब 50 + 1 जो होल्ड हो जाए ना, किसका, प्राइवेट का, तब उसको बोलते हैं निजीकरण। और धीरे धीरे जो 10%, 20%, 30% निकाला, उसी को क्या बोलते हैं, विनिवेश कहा जाता है। काफी लंबी बात हो गई इस क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 में की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, का आयोजन कहां पे किया गया, इलाहाबाद। अब प्रयागराज के अंदर है, पहला इलाहाबाद के अंदर हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। अब बंबई अब जिसको हम बंबई कहते हैं, इसके अंदर हुआ था। कलकत्ता अब कोलकाता कहते हैं, या मद्रास अब चेन्नई कहते हैं। बड़े ध्यान समझना, ये जो पहला अधिवेशन था ना कांग्रेस का, ये कहां पे हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था। बड़े ध्यान समझना। इसके अंदर इसके अध्यक्ष पूछ रहे थे कई बार एग्जाम के अंदर, वो में चंद्र बनर्जी थे, याद रखना, WC बनर्जी। क्या बोलेंगे, WC बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष कांग्रेस के। जिसमें कितने मेंबर्स ने, सदस्य कितनों ने भाग लिया था, प्रतिनिधित्व इसमें दे, 72 ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और एक और चीज बताता हूं, ये पहले जो वेन्यू था ना, जो होना था पहले, ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये पुणे के अंदर होना था। किसके अंदर होना था, पुणे के अंदर हुआ था। लेकिन वहां पे बीमारी के कारण अकाल पड़ गया था, उसके कारण इसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। कहां पे, बंबई के अंदर लेकर गए थे इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक चीज होता, चलो कमेंट बॉक्स में आप बताओ उसको, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, जो मेन मेंबर थे ना, किसने करी थी, वो बताना आपने कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अटॉर्नी जनरल बोले तो महान्यायवादी। इसके लिए मैंने कई क्लासेस के अंदर बताया, आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया है एक अटॉर्नी जनरल, यानी जो हम पढ़ते ना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितने भी केस लड़ता है, कौन लड़ता है, वो अटॉर्नी जनरल। एक चीज और बताता हूं आपको, ये है ना, लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है, सुन सकता है, सुनवाई कर सकता है। यानी इंडिया में कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हैं, कहीं भी बैठ सकता है, सुनवाई कर सकता है, सुन सकता है बैठ के, यहां भी सुन सकता है। लेकिन इसको लोकसभा और राज्यसभा में, इसको संसद के अंदर कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, वोट यानी वोट डालने का अधिकार नहीं है, किसी बिल पे वोट नहीं कर सकता ये। हम बैठ कहीं भी सकता है, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, यानी सरकार का वकील कहा जा सकता है इसको। कौन चुनता है, नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी हमारी संवैधानिक बॉडियां है ना, संवैधानिक निकाय है, सभी का जो नियुक्ति करता है वो करता अपना राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैरियाना ट्रेंच खालिस्तान में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये कहां पे है, इसका जो, अगर मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा पॉइंट है ये अपने अर्थ का, ये कहां पे है, ये अपने प्रशांत महासागर के अंदर है। कितना है ये, 11,034 या 33 के लगभग इतना मानते हैं मीटर है ये। अगर इसको फीट के अंदर ले तो लगभग कितना बनता है, 36,201 फीट के अंदर बनता है ये।
उम्मीद करता हूं समझ में आया। सही आंसर क्या रहेगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। करो या मरो, ये किसने दिया था? ये 1942 में दिया गया था। कब दिया था? 1942 में। किसने? जब भारत छोड़ो, सॉरी, करो या मरो 1942 में क्विट में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसमें दिया गया था। ये एक और चीज है जो इसको लोकप्रियता थी ना, ये महात्मा गांधी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने इसको लोकप्रिय करा था। लेकिन दिया किसके द्वारा गया था ये नारा? यूसुफ मेहर अली। क्या बोलेंगे? यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था ये नारा, करो या मरो का नारा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और चीज बताऊं मैं, इनकलाब जिंदाबादी किसने दिया था? इकबाल हसरत अली ने दिया था। क्या बोले थे? जो इनकलाब का था ना, ये हसरत अली ने दिया था। ये किसने दिया था? हसरत अली ने दिया था। आखिरी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये दिया था जी आपके नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा नारा दिया गया। बहुत अच्छा नारा दिया गया था। ये तो अपने जिंदगी के अंदर होना चाहिए, लाइफ के अंदर हमें अप्लाई भी करना चाहिए। तब तक हमें फाइट करनी चाहिए जब तक हमारा लक्ष्य नहीं मिलता हमारे को। उठो जागो, उठने का मतलब होता है समझो और फिर अपने लक्ष्य को अपनाओ, और फिर तब तक नहीं रुकना चाहिए हमारे लाइफ के अंदर जब तक वो हमें नहीं मिल जाता। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी। एक और चीज, जो इनकलाब जिंदाबाद, कई बार हम पजल हो जाते हैं ना, भगत सिंह के बारे में दिया था हसरत अली ने, लेकिन फेमस किया किसने? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। यानी जो क्लोरोफ्लोरो के किसकी बात की है? गलत की बात की है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना अपने पास, ओजोन मंडल में क्या करती है? वो ह्रास करती है। बिल्कुल करती है, बात तो सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, बिल्कुल होते है जी ओजोन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। कहां पाई जाती है ये पाई, देखो दो जगह पाई जाती है ये। एक तो हमारा जो वायुमंडल है ना, अक्षोभ मंडल के अंदर पाई जाती है। अक्षोभ मंडल के लिए घातक होती है हमारे लिए, लेकिन सही हमारे लिए कहां पे होती है? ये होती है जो हमारा दूसरा मंडल, क्या बोला था मैंने, बताया था पिछली क्लासेस के अंदर, समताप मंडल। क्या बोला था? समताप मंडल के लिए ये लाभदायक, क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर को बनाने का काम करती है, यानी ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के द्वारा निर्मित एक अणु। दो परमाणु नहीं होता जी, कितना होता है? ये 3 परमाणु के द्वारा बनती है। ओजोन का कवच, यानी इसका क्या है? गलत, यही है इसका गलत आंसर। क्या है? सी है। ओजोन का एक कवच सूर्य से आने वाली, बिल्कुल बता रखा मैंने पहले, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है। ए बी सी, 3 तरह के आते हैं, ए बी सी। सी इसमें ज्यादा हानिकारक होती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।